क्या ये मम्मी अब भी कुछ करने वाली है? जैसे ही लिनफे ने तलवार घुमाकर मम्मी के हेलमेटधारी सिर को काटने की कोशिश की, उसी पल उसकी परसेप्शन ने चेतावनी दी। पीछे से कोई चीज बेहद तेज रफ्तार में उड़ती हुई उसकी ओर आ रही थी, सीधा उसकी पीठ पर वार करने के इरादे से। बिना एक पल गंवाए लिनफे ने वहीं पलटकर बैकफ्लिप लगाया। जो चीज उसके दिल को भेदने वाली थी, वह उसके नीचे से फिसलती हुई आगे की रॉक वॉल से टकराई और जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ चकनाचूर हो गई। लिनफे ने दूर की रॉक वॉल की ओर देखा और मन में सोचा, अभी जो मुझ पर हमला हुआ वह एक जंग लगा फ्लाइंग नाइफ था। ये यहां से आया कहां? अगले ही पल एक चीख गूंजी और मम्मी जमीन फाड़ते हुए उछलकर बाहर आ गई। उसका काला आर्मर जो दरारों से भरा था और कई जगहों से टूट चुका था, अचानक इंस्पिरेशन से चमक उठा। लिनफे की हैरान आंखों के सामने हर दिशा से अनगिनत मेटल स्क्रैप्स हवा में उठे और तेजी से मम्मी के पेट की ओर भागे। कुछ ही सेकंड में लिनफे द्वारा पूरी तरह चकनाचूर किया गया पेट फिर से अपनी मूल अवस्था में लौट आया। ये डिफेंसिव वेपन तो अपने आप रिपेयर हो सकता है, ठीक उसी स्पीयर की तरह जो मैंने पिग हेड से छीना था। और इसकी सेल्फ रिपेयर स्पीड तो उससे भी तेज है। वाकई ये तो एक बेहतरीन टूल है। लिनफे ने मम्मी द्वारा पहने गए आर्मर को चमकती आंखों से घूरा। उसके दिल में पहले ही कुछ ख्याल जन्म ले चुके थे। ये इंसान मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? जमीन पर खड़ा मम्मी लिनफे की अजीब नजरें देखकर अनजाने में थोड़ा घबरा गया। शू। दूर पड़े सार्कोफेगस के पास हवा फटने जैसी आवाज आई और चार जंग लगे फ्लाइंग नाइव्स बाहर निकले। धमम धम। चारों फ्लाइंग नाइव्स आसमान से गिरते हुए तेजी से लिनफे की ओर लपके। लिनफे ने हल्के से उन्हें डॉज किया और वे नीचे रॉकी ग्राउंड पर जा गिरे, जमीन को चूर चूर कर देने वाली ताकत के साथ। तुम खुद को मम्मी कहते हो और ऐसे फ्लाइंग सोर्ड्स चला रहे हो? मुझे तो लगता है तलवारें चलाना तुम्हारे स्वभाव के ज्यादा अनुकूल है। लिनफे मुस्कुराते हुए मम्मी से बोला। लगातार फ्लाइंग नाइफ अटैक्स नाकाम रहे और मम्मी थोड़ा बेचैन हो गया। अभी अभी हुई भीषण लड़ाई के बाद, हालांकि वह अब भी सामने खड़े दुश्मन की असली ताकत का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, मगर एक बात साफ थी, यह दुश्मन उसकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कम से कम उससे तो कहीं ऊपर। कुछ पल की खामोशी के बाद मम्मी ने अचानक लिनफे से कहा, हम दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम अभी यहां से चले जाओ तो आज मेरे निवास में घुसने की बात को मैं यहीं खत्म मान लूंगा। दूर खड़े लिजर्डमैन जैसे जजनशी और चाओ गाउचियन लिनफे और मम्मी की लड़ाई के माहौल से इतने डरे हुए थे कि सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अभी जो बैटल सीन उन्होंने देखा था, वह उनके लिए बेहद खतरनाक था। हर टकराव के बाद उठने वाली वेव्स ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थीं। वे दूर से ही उस भयानक सप्रेशन को महसूस कर पा रहे थे। यह स्ट्रॉन्ग साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस और स्पिरिचुअल पावर के मिश्रण से बनी एक खास ऑरा थी, जिसे केवल टियर 4 या उससे ऊपर की एग्जिस्टेंस ही इस्तेमाल कर सकती थी। लिन फे अपनी कंसीलमेंट एबिलिटी से लगातार अपनी सायोनिक फ्लक्चुएशंस छुपाए हुए था। सिर्फ वार करते समय कभी कभी थोड़ा लीकेज होता था, इसलिए वे लिन फे की असली ओरा को गहराई से महसूस नहीं कर पाए। लेकिन मम्मी ने अपनी साइकिक एनर्जी और मेंटल पावर को बिल्कुल नहीं छुपाया था। इसी वजह से लजर्डमैन को लगा कि मम्मी ज्यादा शक्तिशाली है। अब वही मम्मी कमजोरी दिखाकर शांति की बात कर रहा था। इसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। लड़ाई न करना भी ठीक है, लिनफे ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक मांग है। जो स्पिरिचुअल आर्मर तुम अभी पहने हुए हो, वह मुझे देना होगा। बॉस लिन क्या सोच रहे हैं? जब सामने वाला हमें जाने देने को तैयार है, तो इतनी बड़ी मांग क्यों? यह लड़ाई तो फिर से छिड़ने वाली है। लिनफे की बात सुनकर लिजर्डमैन के दिल बैठ गए। उनकी ताकत और नजर से यह साफ था कि लिनफे और मम्मी लगभग बराबर के स्तर पर थे। उन्हें जो चाहिए था वह पहले ही उनके हाथ में था। इस वक्त वे बस जल्द से जल्द जाइंट रॉक सिटी लौटना चाहते थे। अगर लड़ाई फिर शुरू हुई तो यह उनके लिए बेहद नुकसानदेह होता। गरुड़, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। मेरी स्पिरिचुअल आर्मर चाहिए तो मुझे मारो और खुद ले लो। जैसा लिजर्डमैन ने सोचा था, मम्मी लिनफे की मांग सुनते ही भड़क उठा। ठीक है, लिनफे ने गंभीरता से सिर हिलाया, तो मैं खुद ही ले लूंगा। हेम्फ। मम्मी ने ठंडी नजरों से लिनफे को देखा। दिल में ठंडा सा स्नॉट करते हुए वह गर्जा, वापस आओ। धम 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 धम।
लगातार 5 जोरदार धमाकों के साथ 5 फ्लाइंग नाइव्स करीब 20 सेंटीमीटर लंबे चट्टानों के भीतर से निकलकर मम्मी के सामने आकर हवा में मंडराने लगे। हालांकि ये पांचों फ्लाइंग नाइव्स जंग लगे हुए थे, मगर उनकी धारें बिल्कुल नई जैसी थीं। उन पर से निकलती ठंडी चमक ने लिन फेई को भी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब मैं जागा था तो स्पिरिचुअल वेपन्स आर्मर के अलावा मुझे स्पिरिचुअल वेपन्स का ये एक और सेट मिला था। हजारों सालों से ये मेरे साथ हैं। अगर तुम्हें मेरी आर्मर चाहिए तो इन्हें भी साथ में ले लो। मम्मी की आवाज भारी और कर्कश थी और उसके स्वर में साफ ताना झलक रहा था। बोलते हुए उसके मुंह में वही ग्रे ब्राउन व्हर्लपूल फिर से उभर आया। हवा में बिखरी साइकिक एनर्जी उस व्हर्लपूल की ओर खींचने लगी और तेजी से उसके मुंह में समाने लगी। मम्मी की खर्च हुई साइकिक एनर्जी पल पल भरती चली गई। जब तुमने खुद कह दिया है, लिनफे मुस्कुराया, तो मैं छिचकूंगा नहीं। तुम्हारे मैजिक वेपन फ्लाइंग नाइव्स भी ले ही लूंगा। अगर काबिल हो तो आकर ले लो। साइकिक एनर्जी रिकवर कर रहा मम्मी ठंडी आवाज में बोला। स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी सक्रिय हुई। लिन फेई ने स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी की शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया और एक झटके में मम्मी के सामने प्रकट हो गया। इससे पहले कि मम्मी प्रतिक्रिया दे पाता, लिन फेई ने उसे सीधा सीने पर लात मारी। धम! इस किक में लिन फेई ने जबरदस्त ताकत झोंक दी। मम्मी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वह दूर जा गिरा। मम्मी को उड़ा देने के तुरंत बाद लिन फेई ने अपनी माइंड पावर सक्रिय की और हवा में तैर रहे पांचों जंग लगे स्पिरिट वेपन फ्लाइंग नाइव्स को रोक लिया। उसने एक फ्लाइंग नाइफ उठाकर परसेप्शन से जांचा और पाया कि उस पर मम्मी की मेंटल पावर इम्प्रिंट मौजूद थी। गर! लात खाकर जमीन पर गिरा। मम्मी लुढ़कता हुआ काफी दूर तक घसीटता चला गया। जमीन पर एक लंबी नाली बन गई। खड़ा होते ही वह अपने स्पिरिट वेपन फ्लाइंग नाइव्स को नियंत्रित करने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। उसका उन पांचों स्पिरिट वेपन फ्लाइंग नाइव्स से संपर्क टूट चुका था। धम धम धम! लिनफे ने अपनी स्पिरिचुअल पावर, जो मम्मी से कहीं ज्यादा थी, के सहारे जबरदस्ती उन फ्लाइंग नाइव्स पर लगी मम्मी की मेंटल पावर इम्प्रिंट मिटा दी और उन पर अपनी इम्प्रिंट अंकित कर दी। सायोनिक इन्फ्यूजन शुरू हुआ। समुद्र की लहरों जैसी विशाल साइकिक एनर्जी लगातार उन जंग लगे फ्लाइंग नाइव्स में भरने लगी। जंग झड़ने लगी और पांचों फ्लाइंग नाइव्स ने एक बिल्कुल नया रूप धारण कर लिया। लिनफे की मेंटल पावर के नियंत्रण में बिल्कुल नए फ्लाइंग नाइफ उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? मम्मी सुन्न आंखों से उन्हें घूर रहा था। जो मैजिक नाइफ कभी उसका था, वही अब लिनफे के नियंत्रण में नाच रहा था। इतने लंबे समय तक ये 5 स्पिरिट वेपन फ्लाइंग नाइव्स तुम्हारे हाथ में रहे, फिर भी तुमने उनका असली इस्तेमाल नहीं समझा। लिनफे मुस्कुराते हुए बोला, वाकई तुम्हारी समझ काबिले तारीफ है। कमीने, मेरे स्पिरिट वेपन थ्रोइंग नाइव्स वापस करो। मम्मी गुस्से से जमीन पर पैर पटकता है। सख्त रॉकी ग्राउंड पल भर में धंस जाती है और वह कैनन बॉल की तरह लिनफे की ओर लपकता है। अब मैं तुम्हें इन मैजिक फ्लाइंग नाइव्स का एक और उपयोग दिखाता हूं। लिनफे ने धीमे से बुदबुदाया। उसने दायां हाथ उठाया और हवा में तैर रहे पांचों मैजिक फ्लाइंग नाइव्स एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। अंत में वहां सिर्फ एक थ्रोइंग नाइफ बचा। जाओ! हाथ के हल्के से इशारे के साथ वो ओवरलैप्ड स्पिरिट वेपन फ्लाइंग नाइफ चमका और उसी पल गायब हो गया, एक सुनहरी रेखा में बलकर। धम! दूर से एक भारी आवाज आई। जो मम्मी लिनफे की ओर चपट रहा था, वह वहीं रुक गया। उसने नीचे देखा। उसकी छाती के बीचों बीच एक विशाल छेद था। उसकी आंखों में अविश्वास और अनिच्छा भर गई। तो ये मैजिक नाइफ इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ सी लगती थी। धम! मम्मी पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह गुंबद में जड़े लूमिनस स्टोन को देखता रहा और उसके दिमाग में जानी पहचानी यादें उभरने लगीं। यूशोमु, आज तुम फोर्थ ऑर्डर पीक तक पहुंच गए हो। ये स्पिरिचुअल वेपन आर्मर और स्पिरिचुअल वेपन फ्लाइंग नाइफ तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। धन्यवाद, लॉर्ड लॉर्ड। यह अधीनस्थ द्वीप के लोगों की रक्षा करेगा और कोल्ड लेक से किसी भी एलियन बीस्ट को यहां उतरने नहीं देगा। मुझे याद आ गया। मेरा नाम शोमू है। लॉर्ड लॉर्ड ने मुझे इस द्वीप की रक्षा का आदेश दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरी मृत्यु के बाद मैं ही द्वीप के लोगों के लिए संकट बन जाऊंगा। यह कैसे मरा? क्या अभी फ्लाइंग नाइफ ने इसके कोर को भेद दिया? थोड़ा उलझा हुआ लिनफे मम्मी के पास पहुंचा। उसने महसूस किया कि मम्मी की साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस और लाइफ ऑरा तेजी से कमजोर पड़ रही थी।
मेरा नाम यूशोमू है। मुझे मेरी यादें वापस दिलाने के लिए धन्यवाद। इतना कहते ही मम्मी की साइकिक एनर्जी और जीवन श्वास पूरी तरह समाप्त हो गई। छी छी, जैसे उबलते तेल में पानी डाल दिया गया हो। काला धुआं उठा और मम्मी आग की लपटों में घिर गया। आधे मिनट से भी कम समय में वह जलकर राख का ढेर बन गया। उसकी छाती में बड़े छेद वाला आर्मर, उपयोगकर्ता से मिलने वाली सायनिक एनर्जी खोते ही उसकी सतह पर फिर से इंस्पिरेशन चमकी। टूटे हुए टुकड़े उड़ते हुए जुड़े और कुछ ही सेकंड में क्षतिग्रस्त हिस्सा ठीक हो गया। मरम्मत के बाद काले मेटालिक लस्टर वाला आर्मर काली धुंध छोड़ने लगा। कुछ देर बाद पूरा आर्मर गायब हो गया और हवा में बस काली धुंध तैरती रह गई। अब इस काली धुंध को समेटूं कैसे? वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करूं क्या? लिन फे सामने तैरती धुंध को देखकर उलझ गया। तभी वह काली धुंध उफन पड़ी, तेजी से सिमटी, दबती चली गई और अंत में मार्बल के आकार की एक काली मेटल बॉल में बदल गई। लिन फे ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, ठीक इससे पहले कि वह राख में गिरती। हथेली खोलकर उस छोटी काली मेटल बॉल को देखते हुए लिन फे खुश होकर सोचा, मुझे पता था, इस्तेमाल न होने पर यह धुंध नहीं रह सकती। अगर हमेशा धुंध होती तो इसे साथ ले जाना बहुत झंझट भरा होता। उसने शरीर की साइकिक एनर्जी को सक्रिय किया। हथेली में तेज रोशनी चमकी और काली मेटल बॉल लिनफे की साइकिक एनर्जी सोखने लगी। कुछ साइकिक एनर्जी अब्सॉर्ब करते ही काली मेटल बॉल से फिर वही काली धुंध निकलने लगी, ठीक वैसी ही जैसी लिनफे पहले देख चुका था। जब पूरी मेटल बॉल काली धुंध में बदल गई तो वह तुरंत लिनफे की ओर लपकी और उसे पूरी तरह लपेट लिया। काली धुंध छंट गई। अब वहां लिनफे खड़ा था, काले मेटल स्टमकर और आर्मर में लपटा हुआ। खड़क, क्लिक। लिनफे ने हाथ उठाया, शरीर हिलाया। आर्मर से साफ, खरारी मेटालिक आवाजें निकली। बुरा नहीं, यह आर्मर उपयोगकर्ता के शरीर के हिसाब से अपना आकार और ढांचा खुद एडजस्ट कर लेता है। इस मैजिक वेपन के साथ अगर भविष्य में मुझे कहीं रॉब दिखाना हो तो बस इसे पहनूंगा, एक दबदबे वाला हथियार हाथ में लूंगा और बिल्कुल किसी प्राचीन जनरल की तरह दिखाई दूंगा। लिन फे मन ही मन खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने इसकी एक छोटी खामी देख ली। आर्मर पहनते ही यह स्पिरिचुअल आर्मर लगातार उपयोगकर्ता की साइकिक एनर्जी खपत करता रहता है। थर्ड ऑर्डर पीक से नीचे के प्रैक्टिशनर्स के लिए यह खपत काफी भारी पड़ सकती है। इसका मतलब इसे बनाने वाला शुरू से ही इसे टियर 4 या उससे ऊपर के प्रैक्टिशनर्स के लिए डिजाइन कर रहा था। लिन फे ने मन में सोचा, फिर पीछे मुड़कर देखा। जाजंशी, चाओ गाउचन और बाकी लिजर्डमैन दूर से उसकी ओर आ रहे थे। वे लिन फे को आर्मर और हेलमेट पहने हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में शक्तिशाली अस्तित्व के प्रति गहरा सम्मान भरा था। खतरा टल गया है, चलो बाहर चलते हैं, लिनफे ने लाइजर्डमैन से कहा। यस बॉस लिन, यी जानशी ने उत्तर दिया और साथ ही वनस्पतियों से बुना हुआ एक बैग लिनफे को थमा दिया। बैग में सैकड़ों जहरों का इलाज करने वाले फल भरे हुए थे। लिनफे ने बिना झिझक उनका उपकार स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने शरीर से आर्मर हटाया। काली धुंध उठी और धीरे धीरे उड़ने लगी। कुछ देर बाद लिनफे ने सब कुछ समेटकर डायमेंशनल स्पेस में रख दिया और लाइजर्डमैन को साथ लेकर इस स्थान से बाहर निकल पड़ा, डार्क अबिस ग्रॉटो के एग्जिट की तलाश में। जहां तक पहले के स्केलेटन वॉरियर्स की बात थी, उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई, क्योंकि मम्मी की मृत्यु के साथ ही वे भी साधारण मृत प्राणी बन चुके थे। वापसी का रास्ता आने की तुलना में 100 गुना आसान लगा। यही लिनफे और उसके साथियों की सबसे सीधी अनुभूति थी। डार्क एबिस ग्रॉटो से बाहर निकलते समय पूरे रास्ते उन्हें किसी भी तरह का हमला नहीं झेलना पड़ा। इस बात ने लाइजर्डमैन को काफी हैरान कर दिया। बिना किसी रुकावट के सभी को आधे घंटे में एंट्रेंस मिल गया। मेरे लॉर्ड, यंग सिटी लॉर्ड, वह रहा एग्जिट, हम बाहर निकल आए। दूर से रोशनी और दृश्य दिखते ही लिजर्डमैन वॉरियर्स खुशी से चिल्ला उठे। ठप ठप। जजनशी, चाओगाउचन और बाकी लाइजर्डमैन की रफ्तार तेज होती चली गई और अंत में वे दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकल गए। उसी पल लिन फे रुक गया। उसने पीछे मुड़कर अंधेरे और गहरे डार्क अबिस ग्रॉटो की ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, तुम अपनी समझ गिन लो। यह कहकर लिन फे भी बाहर की ओर बढ़ गया। उसके निकलते ही डार्क अबिस ग्रॉटो के भीतर मौजूद फिफ्थ ऑर्डर और सिक्स्थ ऑर्डर के थर्ड पीक स्तर की साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस धीरे धीरे शांत होने लगी। आसमान धीरे धीरे मध्यम पड़ रहा था। डूबते सूरज का बस एक कोना पश्चिम में बचा था और लालिमा से भरा सनसेट बेहद भव्य और रंगीन दिखाई दे रहा था।
डार्क अबिस ग्रॉटो से अभी अभी बाहर निकले लाइजर्डमैन सामने फैले इस सुंदर दृश्य को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। डार्क अबिस ग्रॉटो से एक कदम बाद बाहर निकले लिन फेई ने सामने के आसमान को देखा। उसने मन ही मन सोचा कि समय लगभग हो चुका है, अब घर लौटने का वक्त आ गया है। इसलिए उसने सबकी ओर देखकर कहा, सब लोग, काफी देर हो चुकी है, मैं अब यहीं से विदा लेता हूं। बॉस लिन, हमने अभी तक आपको आपका रिवॉर्ड नहीं दिया है, कृपया हमारे साथ जायंट रॉक सिटी चलिए। चाओ गाउचेन ने जल्दी से कहा। यस बॉस लिन, हमारे साथ जायंट रॉक सिटी चलिए, जन जनशी भी तुरंत बोला। लिन फेई ने सिर हिलाया और एक बहाना बनाते हुए कहा, मुझे कुछ काम निपटाना है, रिवॉर्ड की तैयारी आप लोग पहले कर दीजिए, मैं कल जायंट रॉक सिटी आकर आपसे मिल लूंगा। लिनफे की बात सुनकर जानशी और चाओ गाओचियन दोनों को लगा कि वाकई उसका कोई जरूरी काम है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कल हम जायंट रॉक सिटी में रहेंगे और बॉस लिन का इंतजार करेंगे। लिनफे मुस्कुराया, फिर आसमान की ओर उड़ान भरी। कुछ ही पलों में वह लाइजर्ड मैन की नजरों से ओझल हो गया। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढला, जायंट रॉक सिटी के फाटक कसकर बंद कर दिए गए। दीवारों पर सिटी गार्ड्स ने अलाव जला दिए ही थे कि दूर अंधेरे में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। टप। सेकंड अंकल, हम घर पहुंच गए। हाँ, आखिरकार लौट आए। शहर की दीवार पर ड्यूटी पर खड़े लिजर्डमैन वॉरियर ने सींग जैसे एक उपकरण को उठाकर दूर आती कैवलरी की ओर आवाज लगाई। आने वालों, सावधान रहें, शहर के फाटक से कुछ दूरी पहले ही घोड़ों से उतरना अनिवार्य है। जान जानशी और बाकी लेजर्डमैन गार्ड्स के निर्देश के अनुसार लगभग 30 मीटर की दूरी पर रुक गए। इसके बाद चाओगाउचेन घोड़े से उतरा और तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपने कपड़ों से एक पास टोकन निकाला और दीवार पर खड़े गार्ड की ओर दिखाते हुए कहा, हम जल्दबाजी में हैं, कृपया फाटक खोल दीजिए। यह रहा पास टोकन। कुछ देर बाद दीवार के ऊपर से रस्सी से बंधी एक टोकरी नीचे उतरी। चाओगाउचेन ने पास टोकन उस टोकरी में रख दिया। टोकरी तुरंत ऊपर खींच ली गई। थोड़ी ही देर में ऊपर से फाटक खोलो जैसी आवाज आई और फिर उनके सामने बंद सिटी गेट धीरे धीरे खुलने लगा। चलो। फाटक खुलते ही जान जानशी और चाओगाउचेन फिर से सवार हुए और तेजी से जायंट रॉक सिटी के इनर सिटी की ओर बढ़ गए। जायंट रॉक सिटी के इनर सिटी में सादे सिटी लॉर्ड मैंशन के भीतर तीसरे अंकल जानमू एक कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा चिंता से भरा था और उनकी नजर बिस्तर पर बेहोश पड़े जिन जानफेंग पर टिकी हुई थी। वह इतने परेशान इसलिए थे क्योंकि कुछ समय पहले ही एक सैनिक लौटकर आया था और उसने बताया था कि उनका भतीजा और लिन फे नाम का वह मानव व्यापारी दोनों साथ में डार्क एबिस ग्रॉटो में दाखिल हो गए हैं। यह सुनते ही जानमू बेहद चिंतित हो गए थे। डार्क एबिस ग्रॉटो कितना खतरनाक है, इसका अनुभव वे खुद कर चुके थे। युवावस्था में जब वे डर को नहीं जानते थे, तब कुछ साथियों के साथ उन्होंने थोड़ी दूर तक उस ग्रॉटो में प्रवेश किया था। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि अंधेरे में छिपे प्राणियों ने उन पर उन्मादी हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि कई लोगों को खोने के बाद भी वे किसी तरह जान बचाकर लौट पाए। उसी दिन के बाद से जब भी डार्क अबिस ग्रॉटो का जिक्र होता, जैनमू जानबूझकर उस विषय से बचते थे। अगर मजबूरी न होती तो वे कभी भी अपने दूसरे भाई को उस जानलेवा जगह में भेजने की अनुमति नहीं देते, सिर्फ लाइफ सेविंग लिंगजी की तलाश के लिए। और अब उनका भतीजा भी अंदर चला गया था। ऊपर से बड़ा भाई अब भी बेहोश पड़ा था। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो जायंट रॉक सिटी एक चुटके में थर्ड ऑर्डर हाई स्टेज की 3 बड़ी ताकतें खो देता। यह नुकसान असहनीय होता। टप 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 टप। इसी दौरान बेडरूम के बाहर तेज कदमों की आवाज आई और फिर 2 जानी पहचानी आवाजें गूंजी। थर्ड ब्रदर। जम्मू ने मुड़कर देखा। पहले तो वह चौंक गया, फिर उसके चेहरे पर अपार खुशी फैल गई। तुम तुम लोग लौट आए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अंकल सैन, ये वही फल है, वह स्पिरिचुअल प्लांट का फल जो हमने डार्क अबिस ग्रॉटो में पाया था और जो सैकड़ों जहरों को ठीक कर सकता है। चियाओ गाउचन ने वनस्पतियों से बुना हुआ नेट बैग आगे बढ़ाया। अच्छा, बहुत अच्छा। जानमू ने मुस्कुराते हुए बैग ले लिया। उसने एक फल निकाला, थोड़ा सा चखा और जब कोई समस्या नहीं दिखी तो दूसरा फल लेकर तेजी से बिस्तर के पास गया। उसने जानफेंग का मुंह खोला और फल को मसलकर उसके मुंह में डाल दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। जान जानशी, जानमू और चाओगाउचन तीनों चुपचाप बिस्तर के पास खड़े रहे, जान जानफेंग के होश में आने का इंतजार करते हुए। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट,
मिनट बीते जा रहे थे, लेकिन जान जानफेंग अब भी नहीं जागा। जानमू का मन धीरे धीरे बेचैन होने लगा। उसके भीतर कुछ बुरे ख्याल उभरने लगे। क्या हमने गलती कर दी? क्या ये फल जहर को ठीक नहीं कर सकता? जैसे ही उनके दिल की बेचैनी अपनी सीमा तक पहुंचने वाली थी, बिस्तर पर पड़े जन जानफेंग को अचानक खांसी आई। उसकी पलकें हिलीं और फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। जन जानफेंग को जागते देख जानमू, जान जानशी और चाओ गाओ चैन खुशी से भर गए और उत्साह में पुकार उठे। बिग ब्रदर, फादर, मैं मैं अब भी जिंदा हूं। जानफेंग ने कमजोर आवाज में पूछा, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि मैं जाग पाया? ब्रेक थ्रू असफल होने के परिणाम क्या होते हैं? ये जान जानफेंग भली भांति जानता था। इसलिए होश में आते ही उसने सवाल कर दिया। इसके बाद चाओ गाओचेन ने अपने पिता और तीसरे अंकल को आज डार्क एबिस ग्रोटो में हुई सारी घटनाएं विस्तार से बता दी। जब उन्होंने वहां के अनुभव, भयानक टकराव और लिन फेई द्वारा दिखाए गए जबरदस्त कॉम्बैट पावर के बारे में सुना, तो जान जानफेंग और जानमू दोनों के चेहरे पर गहरा आश्चर्य छा गया। सोच भी नहीं सकता था, जानमू बुदबुदाया। वह साधारण सा दिखने वाला व्यापारी इतना शक्तिशाली निकलेगा। जन जनफेंग कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इस बार बॉस लिन ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हमें उनका सही तरीके से आभार व्यक्त करना चाहिए। जो रिम्यूनरेशन देना था, उसके अलावा कुछ स्पिरिट स्टोन्स भी जोड़कर उन्हें एक पूरा पैकेज देना चाहिए। ये हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद होगा। जानमू की बात सुनकर तीनों ने एक साथ सिर हिला दिया। किसी को भी आपत्ति नहीं थी। आखिरकार लिन फेई जैसे शक्तिशाली एक्सपर्ट से अच्छे संबंध बनाना जायंट रॉक सिटी के लिए हर दृष्टि से बेहद लाभकारी था। ब्लू स्टार। लिन फेई के घर में एक सफेद रोशनी चमकी और अगले ही पल लिन फेई की आकृति घर के लिविंग रूम में दिखाई दी। लिविंग रूम पूरी तरह शांत था। चिसुआ और वे छोटे स्पैरोज वहां नहीं थे। आमतौर पर इस समय वे टीवी देखते मिल जाते थे, लेकिन आज दिखाई नहीं दिए। लिन फेई ने सोचा कि शायद वे दोनों साथ में बाहर टहलने चले गए होंगे। दीवार पर लगी घड़ी की ओर नजर उठाकर देखा तो समय 5:46 दिखा रहा था। उसने बिना देर किए बेडरूम की ओर रुख किया, कपड़े लेने के लिए, ये सोचते हुए कि डिनर बनाने से पहले बाथरूम जाकर एक शावर ले ले। कुछ देर बाद लिन फेई एक नया पजामा सेट लेकर बेडरूम से बाहर आया। बाथरूम में घुसते ही उसने डायमेंशनल स्पेस से अपना मोबाइल फोन निकाला। लगातार कई नोटिफिकेशन की आवाजें गूंज उठीं। पहले उसने एसएमएस देखा, जोयू ने कॉल किया था, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया था। इसलिए ऑपरेटर की ओर से मिस्ड कॉल का मैसेज आया था। फिर उसने वीचैट खोला, वहां भी जोयू का ही मैसेज था। क्या उसे मुझसे कोई जरूरी काम था? लिन फे ने बुदबुदाते हुए कहा और फिर जोयू को कॉल बैक किया। बीप डिंग डोंग, कॉल कनेक्ट हो गया। मुझे यही वाला चाहिए, इसे पैक कर दीजिए। जोयू शॉपिंग करते हुए क्लर्क से बोली, फिर लिनफे से कहा, हे लिनफे, किस काम से कॉल किया था? ओ, ऐसा है। मैं पहले ऑफिस में वर्क खत्म होने का वेट कर रही थी। बोर्डम हो रहा था। मैंने तुम्हें वी चैट किया, लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने कॉल किया, सोचा साथ में गेम्स खेलेंगे। जोयू हंसते हुए बोली, मैं आफ्टरनून में किसी काम से बाहर गया था। अभी अभी घर पहुंचा हूं और शावर लेने वाला हूं। डिनर के बाद गेम्स खेल लेंगे। लिन फेई ने हैंड्स फ्री पर बोलते हुए कपड़े उतारते हुए कहा, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? मैंने भी नहीं किया। ऐसा करते हैं, तुम शावर लेकर बाहर आ जाओ, मेरे पास आ जाना। हम साथ में डिनर करेंगे, ट्रीट मेरी तरफ से। जोयू ने सुझाव दिया। तुम ट्रीट दे रही हो? ठीक है। अभी तुम और शाओरू कहां हो? शावर के बाद मैं सीधे वहीं आ जाऊंगा। नहीं, शाओरू आज रात अपनी कॉलीग के लिए काम कर रही है। अभी यहां सिर्फ मैं हूं। जोयू ने जवाब दिया। ठीक है, समझ गया। लिनफे ने सिर हिलाया। फिर जो यू ने उसे एड्रेस बताया और कहा कि शावर लेकर जल्दी आ जाए। शाम के 6:25। आसमान अंधेरा होते ही सड़क के दोनों ओर लगे स्ट्रीट लाइट्स जल उठे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल सेंटर में नियॉन लाइट्स रंग बिरंगी चमक बिखेर रही थी। सड़क पर शॉपिंग करते लोग आ जा रहे थे। माहौल काफी लाइवली था। शावर लेने के कुछ ही देर बाद लिन फे ने स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल किया और पास के एक पार्क में पहुंचा। पार्क से बाहर निकलकर वह तेजी से जोयो द्वारा बताए गए लोकेशन की ओर बढ़ा। सीधे आगे 30 मीटर चलिए, फिर बाएं मुड़िए और 15 मीटर आगे आपका डेस्टिनेशन है। मोबाइल नेविगेशन लिनफे को रास्ता बता रहा था। भीड़ को चीरते हुए लिनफे आगे बढ़ा।
एक मोड़ मुड़ते ही उसकी नजर जोयो पर पड़ी, जो भीड़ में साफ अलग नजर आ रही थी। वह सड़क किनारे लगे एक बिलबोर्ड के सामने खड़ी थी। बाएं हाथ में एक बैग और शॉपिंग बैग था और दाएं हाथ में मोबाइल फोन, जिस पर वह कुछ देख रही थी। आज जोयू ने अपना आउटफिट बदला हुआ था। वह आमतौर पर ड्रेस पहनती थी, लेकिन आज उसने नीचे लो वेस्ट स्किनी जीन्स और ऊपर राउंड नेक शॉर्ट स्लीव पहनी थी, जो उसकी पतली काया को साफ उभार रही थी। उसके लंबे काले बाल, जो आमतौर पर खुले रहते थे, आज पोनीटेल में बोधे थे, जिससे वह और भी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लग रही थी। लिनफे उसके पास पहुंचा और बोला, हे, मैं आ गया। आवाज सुनते ही जोयू ने सिर उठाया। लिनफे को देखकर उसकी चमकती आंखों में खुशी की एक छलक आई, लेकिन फिर उसने हल्की नाराजगी से कहा, लिनफे, तुम आने में बहुत स्लो हो। मैं काफी देर से वेट कर रही हूं। लिनफे ने फोन पर समय देखा। उसके हिसाब से तो वह काफी जल्दी आ गया था। पहले ये सामान पकड़ लो, हाथ में लेकर चलना मुश्किल हो रहा है। जोयू ने मुस्कुराते हुए कहा और बैग वो शॉपिंग बैग उसे पकड़ा दिए। लिनफे ने हूं कहा और सामान ले लिया। तभी क्यूरियोसिटी में उसने शॉपिंग बैग की ओर झांकते हुए पूछा, जोयो, फिर से कपड़े खरीदे हैं? लिनफे, इधर उधर मत देखो। जोई ने यह देखा तो तुरंत आगे बढ़कर रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। काला, सफेद, बैंगनी, शॉपिंग बैग के अंदर देखकर लिनफे के दिमाग में यही तीन रंग उभरे। जोयो ने छपटकर बैग वापस ले लिया। उसके गोरे चेहरे पर अचानक लाली छा गई। वह लिनफे को घूरे हुए गुस्से में बोली, लड़कियों की खरीदी हुई चीजें ऐसे देखते हैं क्या? अंडरवेयर ही तो है। जब तुम मेरे घर रहती थीं, तब बालकनी में सूखते हुए देखे ही थे। लिनफे ने बेमन से कहा। उसे लगा कि जोयुए जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही है। घर और बाहर पब्लिक जगह में फर्क होता है। जोयुए ने देखा कि लिनफे को जरा भी पछतावा नहीं है, तो गुस्से में उसने अचानक पैर उठाकर लिनफे के पांव पर जोर से दिया। आह! जोयू के इस अचानक वार के लिए तैयार न होने के कारण लिनफे दर्द से कराह उठा। इतना ताकतवर कल्टीवेटर, जिसने खतरनाक डार्क अबिस ग्राटो में अनगिनत फॉरेन बीस्ट्स का सामना किया था और जरा भी घायल नहीं हुआ, आज सेकंड स्टेज के फर्स्ट लेवल की कल्टीवेटर के एक साधारण से वार से घायल हो गया। यह सचमुच हैरान करने वाली बात थी। अगर स्पिरिट वर्ल्ड के लिजर्ड पीपल ये दृश्य देख लेते तो पता नहीं वे क्या सोचते। जोयू, जिसने एक ही मूव में लिनफे को आसानी से हरा दिया था, शॉपिंग बैग उठाकर मुड़ी और आगे बढ़ गई। है जोयुए, इतनी तेज क्यों चल रही हो? मेरा वेट करो। लिनफे ने पांव का दर्द झटकते हुए कहा और तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इस तरह दोनों घनी भीड़ में एक एक करके गायब हो गए। लिनफे और जोयुए भीड़ भरे स्क्वायर को पार करते हुए दूर दिख रही उस सड़क की ओर बढ़े, जहां कई रेस्टोरेंट्स थे। अभी अभी जो हुआ था, उसके बाद दोनों चुप थे। वे बिना कुछ बोले आगे बढ़ रहे थे, जैसे दोनों ही सामने वाले के पहले बोलने का इंतजार कर रहे हों। जोयू ने चेहरे पर शांति और रखी थी, लेकिन आंखों के कोने से वह चुपके चुपके अपने पास चलते लिनफे को देख रही थी। यह देखकर कि उसे बोलने का कोई इरादा नहीं है, उसके मन में गहरी नाराजगी उठी। वह दिल ही दिल में बड़बड़ाई, कितना इरिटेटिंग है। गलती उसी की है, फिर भी उसे जरा भी पछतावा नहीं। ऊपर से अब मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं पहले बोलूं। मैंने बस क्यूरियोसिटी में उसका शॉपिंग बैग देख लिया था। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? वह तो पहले भी मेरी चीजें देख चुकी है, तब मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। ओह, वह इतनी नाराज है, कहीं उसके रिलेटिव्स आने वाले तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिन गिनकर देखूं तो अभी बहुत जल्दी है। लिनफे अपने मन में बेकार की सोच में डूबा हुआ था। सच में मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। क्या यह लकड़ी सच में चाहता है कि मैं ही पहले उससे बात करूं? यह देखकर कि लिनफे अब तक कुछ नहीं बोला, जो ये चुपचाप उसके साथ चलती रही। आखिरकार वह खुद ही पहले बोलने वाली थी। जो ये अभी मैंने जो किया वह गलत था। मुझे पब्लिक जगह पर तुम्हारे खरीदे हुए अंडरवेयर को नहीं देखना चाहिए था। लिनफे ने अचानक जोयुए से कहा। लिनफे की गलती स्वीकार करते ही जोयू ने राहत की सांस ली। दिल में बचा खुचा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। चेहरा उसने शांत रखा, लेकिन होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उसने सिर हिलाया और बोली, आज डिनर में क्या खाना है यह तुम तय करोगे। जोइयो की यह बात सुनकर लिनफे समझ गया कि अभी अभी वाली घटना अब पलट चुकी है। वह मुस्कुराया और बोला, उधर एक सी फूड रेस्टोरेंट है, चलो आज डिनर वहीं करते हैं। मैंने कहा था कि ट्रीट मेरी तरफ से होगी और तुम सीधे महंगा रेस्टोरेंट चुन रहे हो।
बिल्कुल। जब तुम खुद ट्रीट दे रही हो तो मुझे तो महंगी जगह चुननी ही चाहिए, पूरा वसूल करना चाहिए। लिनफे ने बिना किसी औपचारिकता के सहायता से कहा। हूं, जैसे मैं कंगाल हो जाऊंगी। जोयू ने उसे एक नजर दी और अपने हाथ में पकड़ा शॉपिंग बैग फिर से लिनफे को पकड़ा दिया। इस बार लिनफे ने बैग लेने के बाद उसे खोला नहीं। उसने सीधे शॉपिंग बैग को डायमेंशनल स्पेस में रख दिया और फिर जोयू के साथ दूर दिखाई दे रहे सीफूड रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया। शहर में रात उतरती है तो रोशनी हर गली और हर मोड़ पर लिपट जाती है। आज के मॉडर्न शहर ऊंची ऊंची इमारतों से भरे हुए हैं, जिनसे अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। सड़कों पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, फ्लाईओवर और टनल से गुजरती हुई। पूरा शहर उजाले से नहाया रहता है और ये चमक रात भर बनी रहती है, सुबह होने तक। आज चीसे हुआ और छोटे स्पैरोज लिनफे के घर से जल्दी निकलकर रोंगचेंग के सबसे व्यस्त कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे। सड़क किनारे खड़ी चीसे हुआ सामने का दृश्य देखकर मन ही मन चकित थी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की चहल पहल के सामने, जहां वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर शिक्षण संस्थान है, वहां की रौनक की कोई तुलना ही नहीं थी। रंग बिरंगी नियॉन लाइट्स, क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट्स दिखाती विशाल डिस्प्ले स्क्रीन्स और लगातार आती जाती घनी भीड़, इन सब ने चिसेहुआ की मानव शहर को लेकर समझ को फिर से नया कर दिया। मुझे लगा था कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ही काफी समृद्ध है, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तो उससे भी कहीं ज्यादा भरा पूरा है। यहाँ शॉपिंग करने वाले लोग स्टूडेंट्स की तुलना में कहीं ज्यादा अमीर लगते हैं। अगर मैं यहाँ अमीरों से लेकर जरूरतमंदों की मदद करूं तो क्या फायदा ज्यादा नहीं होगा? लेकिन यहाँ भीड़ बहुत घनी है। अगर मैंने कुछ किया तो अपनी पहचान उजागर हो सकती है। चिसेहुआ ने मन में सोचा और आखिरकार सुरक्षित रहने का फैसला किया। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में भले ही कम मिले, लेकिन वहां जोखिम भी कम था। मन में निर्णय लेने के बाद हुआ पास की हरियाली की ओर बढ़ी। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। पेड़ में छिपे तीनों छोटे स्पैरोज नीचे झांक रहे थे। स्पैरो बॉस ने पूछा, छू छू चिसे हुआ, आज रात अमीरों से लेकर जरूरतमंदों की मदद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में करनी है या वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में? फैसला हो गया। हाँ, मैंने तय कर लिया है। चिसेहुआ ने मन से अपनी बात स्पैरोज तक पहुंचाई। तीनों छोटे स्पैरोज को उसका निर्णय पूरी तरह सही लगा। इसके बाद चारों ने मिलकर फिर से वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सिटी को ही अपना लक्ष्य तय किया। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी टाउन में अंधेरी रात के आसमान में तीन छोटे स्पैरोज उड़ रहे थे। वे तीन अलग अलग दिशाओं में बढ़कर नीचे ध्यान से देख रहे थे, मानो किसी चीज की तलाश में हो। कुछ देर बाद स्पैरो बॉस ने अचानक आवाज दी। फिर तीनों स्पैरोज इकट्ठा हुए और दूर एक 6 मंजिला इमारत की छत की ओर उड़ गए। वे उतरकर चिसेहुआ के पास पहुंचे, जो छत पर पालथी मारकर बैठी थी। उन्होंने कहा, चू चू चिसेहुआ, हमें एक ऐसा टारगेट मिल गया है जहां अमीरों से लेकर जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है। यह सुनते ही चिसेहुआ तुरंत खड़ी हो गई और उत्साह से बोली, टारगेट कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। फट तीनों स्पैरोज फिर से पंख फैलाकर उड़ चले। चिसेहुआ छत से कूदकर नीचे वाली थोड़ी नीची छत पर उतरी। इसी तरह एक के बाद एक छत पर छलांग लगाते हुए वह स्पैरोज के पीछे तेजी से आगे बढ़ती गई। यूनिवर्सिटी टाउन के एक पार्क में ढीले डाले कपड़े पहने कुछ आदमी एक लंबी लड़की को घेरे हुए थे। वे हंस मजाक कर रहे थे और उसे जाने नहीं दे रहे थे। पार्क के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स और 3 इन्वेस्टिगेटर्स मॉनिटर्स के सामने बैठे थे, पार्क में किसी भी असामान्य स्थिति पर नजर रखे हुए। मिस्टर लुओ सोंग, काफी समय हो गया है। लगता है कि आज रात हमारे लगाए ट्रैप में वह बड़ी मछली फंसने वाली नहीं है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से सहायता के लिए आए सिक्योरिटी ऑफिसर कैप्टन जाओली ने कहा। लुओसोंग ने सिर हिलाया। हाँ, हमने ज्यादा ही मान लिया था। लगता है उस मछली को पकड़ने के लिए हमें दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। कैप्टन जाओ, अपने लोगों से कहिए कि वे वापस लौट जाएं। जाओ ली ने हूं कहा और सामने रखे कम्युनिकेटर को उठाने ही वाला था कि तभी लुओसोंग की टीम में जाओ अचानक बोली, सब लोग ध्यान दें, यहां कुछ दिखा है, इस कैमरा की लोकेशन देखिए। सब चौंक गए और जेंग चाओ की ओर से दिखाए गए दृश्य को देखने लगे। स्क्रीन पर एक छोटा सा फिगर पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई दिया। वह दूर उस दिशा को ध्यान से देख रहा था जहां कुछ आदमी उस लड़की को घेरे हुए थे। यही है, बड़ी मछली फंस गई है। जेंग चाओ, काइडोंग, चलो। लुओसोंग उत्साहित होकर बोला और अपने साथियों के साथ बाहर की ओर दौड़ पड़ा।
छोटे स्पैरोज के मार्गदर्शन में छतों पर कूदता हुआ सात रंगी फूल तेजी से टारगेट स्थान तक पहुंच गया। इस समय वह घने पेड़ के नीचे खड़ा था, भौहें सिकुड़ी हुई थी और दूर उन बदमाशों को देख रहा था जो गलत काम कर रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। चिसेहुआ ने दूर हो रही बदमाशी को देखते हुए सोचा। फिर उसने सोचना छोड़ दिया। उसे लगा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये लोग साफ साफ बुरा काम कर रहे हैं। सीधे जाकर निपटा देना ही सही है। अपनी थर्ड टीयर पीक ताकत के साथ क्या ये लोग कोई बड़ा हंगामा कर पाएंगे? दूर से घिरी हुई लड़की की चीख सुनाई दी। पेड़ के नीचे खड़े चिसेहुआ ने एक पल भी नहीं सोचा और तेजी से उन लोगों की ओर बढ़ गया जो बुराई कर रहे थे। जल्दी हटो यहां से। अगर तुम नहीं हटे तो मैं सिक्योरिटी ऑफिसर को कॉल कर दूंगी। लंबी कद की वह लड़की, जिसे कुछ आदमी घेरे हुए थे, हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए थी। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, जैसे अभी कॉल करने ही वाली हो। सिक्योरिटी ऑफिसर आ भी गए तो क्या? हमने तुम्हारे साथ कोई बुरा काम थोड़े ही किया है। कॉल करना है तो कर लो। उन आदमियों के चेहरे पर डीठ मुस्कान थी और वे जरा भी रास्ता देने को तैयार नहीं थे। कहना पड़ेगा, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ से लुओ सॉन्ग और बाकी लोगों की मदद के लिए भेजे गए सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक्टिंग काफी दमदार थी। बदमाश और पीड़िता दोनों ही अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे थे। अरे, इतनी रात को तुम लोग एक लड़की को घेर कर खड़े हो? क्या गुंडागर्दी करने का इरादा है? अचानक सभी के पीछे से एक आवाज गूंजी। जो लड़की अभी घबराई हुई थी और जिन आदमियों के चेहरे पर अक्कड़ भरी मुस्कान थी, ये आवाज सुनते ही सब चौंक गए। सबने एक साथ पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर दूर खड़े किसी स्कूल के बच्चे जैसे दिखने वाले सात रंगी फूल पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। घबराहट और घमंड दोनों ही पल भर में गायब हो गए। असल में चिसेहुआ का इरादा था कि वह बदमाशों को डांट कर उन्हें सबक सिखाए, लेकिन इन लोगों के भावों में आया अचानक बदलाव देखकर उसके मन में एक ख्याल कौंधा। इन लोगों में कुछ गड़बड़ है। ये सीन मैंने कहीं टीवी सीरीज में देखा है। चू चुआ, हम ट्रैप में फंस गए हैं। शांत पार्क में अचानक स्पैरो बॉस की आवाज गूंजी, जिसे सिक्योरिटी गार्ड्स भी सुन पाए। स्पैरो बॉस की चेतावनी सुनते ही चिसुआ का चेहरा बदल गया। उसने मन ही मन कोसा, कितने चालाक हैं ये इंसान। वह जैसे ही मुड़कर भागने ही वाली थी, उसने महसूस किया कि तीन दिशाओं से साइकिक फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तीन प्रैक्टिशनर्स पहले ही उसके रास्ते काट चुके थे। जब वे शैडोज से बाहर आए और चिसेहुआ ने उनकी यूनिफॉर्म्स देखी, तो उसका दिल बैठ गया। खत्म, इन्वेस्टिगेटर्स ने मुझे घेर लिया है। तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। चारों ओर छिप सिक्योरिटी गार्ड्स एक एक कर बाहर आए और पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। पार्क के अलग अलग रास्तों पर कॉर्डन्स लगा दिए गए ताकि कोई अंदर ना सके। जो चिसुआ कुछ देर पहले बदमाशों को सबक सिखाने आई थी, अब वहीं खड़ी झुंझलाहट से भरी हुई थी। तो यही था वो अजीब फीलिंग। ब्लू स्टार पर इतने दिन आराम से रहने की वजह से मैं लापरवाह हो गई। अगर स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हुए मैंने ऐसी गलती की होती तो अब तक मर चुकी होती। ढीले कपड़ों में सजे धजे वे लोग जो अभी तक बदमाशी कर रहे थे, अब सब चुआ की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वे पूरी तरह राइचस हों। कैडोंग और जेंग चाओ ने सेहुआ को घेर लिया। इसके बाद बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स पीछे हट गए और कैप्टन जाओ ली के साथ मिलकर बाहरी घेरा बना लिया। विक्टिम की एक्टिंग कर रही सिक्योरिटी ऑफिसर तंग यान ने दूर खड़े चिसेहुआ की ओर देखा, जो दिखने में किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसी लग रही थी, और अपने कैप्टन से पूछा, कैप्टन, अब यह बच्चा पूरी तरह घिर चुका है। भागना नामुमकिन है। इन्वेस्टिगेटर्स इसे ज्यादा जोर से तो नहीं पकड़ेंगे? कैप्टन जाओ ली ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। अगर यह बच्चा जिद करके रेजिस्टेंस करेगा तो इन्वेस्टिगेटर्स को एक्शन लेना ही पड़ेगा। पास खड़े फ्लोइंग क्लोथ्स पहने सिक्योरिटी ऑफिसर शावू बोला, टांगयान, फालतू चिंता मत करो। सामने 3 इन्वेस्टिगेटर्स हैं। वे इसे एक पल में दबोच लेंगे। ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूर से लुओसोंग ने सामने खड़े प्यूपिल जैसे दिखने वाले टारगेट को देखा और नरमी से कहा, बच्चे, हमारे साथ चलो। कुछ बातों की इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा कोऑपरेशन जरूरी है। सेहुआ ने सामने खड़े तीनों इन्वेस्टिगेटर्स को देखा, जिन्होंने उसका रास्ता रोका हुआ था। थोड़ा सा सेंसिंग करते ही उसे उनकी ताकत का अंदाजा हो गया। एक फर्स्ट लेवल पीक पर है और बाकी दो सेकंड लेवल अर्ली स्टेज में हैं। अच्छा है, ताकत ज्यादा नहीं है।
अगर चाहूं तो आसानी से घेरा तोड़कर निकल सकती हूं। बस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लूसोंग ने फिर कहा। मैं मना करती हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, चिसेहुआ ने शांत स्वर में जवाब दिया। चाइडोंग ने साफ साफ कहा, भले ही तुमने बुरा काम न किया हो, लेकिन कानून के मुताबिक लॉ एनफोर्समेंट के अलावा कोई भी अपनी एबिलिटीज से आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और तुम्हारी एक्शन थोड़ी ज्यादा हैवी थी। ये प्रैक्टिशनर द्वारा ऑर्डिनरी पीपल को हार्म करने की बाउंड्री को छू चुकी है। जेंग चाओ ने काइडोंग को एक नजर से घूरा और फिर नम लहजे में चिसेवा से बोली, डरो मत, हमारा इरादा तुम्हें पकड़कर जेल भेजने का नहीं है। बस हमारे साथ चलो, इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट्स होंगे, फिर तुम जा सकोगे। ये इंसान मुझे सच में बच्चा समझ रहे हैं, चिसेवा ने मन ही मन सोचा। अगर मैं एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो गई और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पूछताछ हुई, तो मेरी दूसरे वर्ल्ड से आने वाली पहचान उजागर हो जाएगी। उसने लुओसोंग और बाकी लोगों से बात जारी नहीं रखी। उसकी नजर चारों तरफ घूमी, मन में एस्केप का रास्ता तलाशने लगी। वुड एस्केप एबिलिटी का इस्तेमाल करके वह आसानी से निकल सकती थी, लेकिन स्पिरिट वर्ड में छिपने और भागने के लंबे अनुभव ने उसे एक बात सिखाई थी, जब तक आखिरी मजबूरी न हो, अपनी एबिलिटीज को जल्दी उजागर नहीं करना चाहिए। दुश्मन जितना कम तुम्हें समझेगा, संकट के समय निकलना उतना ही आसान होगा। लुओसोंग, चाइडोंग और जेंग चाओ समझ चुके थे कि चिसेहुआ कोऑपरेट नहीं करेगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ने लगे। उनका इरादा साफ था, करीब जाकर चिसेहुआ को जिंदा पकड़ना। मैं फर्स्ट लेवल पीक वाले इन्वेस्टिगेटर को तोड़कर निकलूंगी। तीनों में वही सबसे कमजोर है, चिसेहुआ ने मन में तय किया और अचानक तेजी से लुओसोंग की ओर झपट पड़ी। नहीं, ये भागने की कोशिश कर रही है, बाहर की ओर गार्ड कर रही जेंग चाओ चिल्लाई। कोई बात नहीं, ये भाग नहीं पाएगी, शाऊ ने भरोसे से कहा। लेकिन अगले ही पल बाहरी घेरा बनाए खड़े सिक्योर्स की आंखें फटी रह गई। उन्होंने देखा, चिसुआ बिजली की तरह लुओसोंग की ओर बढ़ी। लुओसोंग, जिसे पता था कि टारगेट के पास सेकंड लेवल अर्ली स्टेज की कॉम्बैट पावर है, तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर गया और वेयरवुल्फ रूप में बदल गया। उसने दोनों हाथ फैलाकर चीसुआ को रोकने की कोशिश की, लेकिन चीसेहुआ की आकृति हल्की सी हिली और उसकी रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई, इतनी तेज कि लुओसोंग को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। अगले ही पल चिसेहुआ ने सिर सीधा लुओंग छाती पर मार दिया। धड़ाम, लुओसोंग 7-8 मीटर दूर जा गिरा, जमीन पर कई बार लुढ़कता हुआ और आखिरकार रुक गया। लुओसोंग को हवा में उछाल देने के बाद पीछे पीछे आए तांगयान और चाइडोंग भी झपटकर आगे बढ़े। चिसेहुआ ने पलटते ही बिजली जैसी 2 वार किए और बिल्कुल सटीक तरीके से दोनों की छाती पर लात मारी। हमले के सामने तांगयान और चाइडोंग ने इंस्टिंक्टिवली अपनी बाहें छाती के सामने क्रॉस कर ली, लेकिन जोर इतना ज्यादा था कि वे तुरंत बुरी तरह झटके में आ गए। उनका हाल भी लुओसोंग जैसा ही हुआ, दोनों उल्टे उड़ते हुए सीधे उस फ्लावर बेड में जा गिरे जिसे अभी अभी ट्रिम किया गया था। तीनों इन्वेस्टिगेटर्स को टारगेट ने पल भर में गिरा दिया। यह नजारा देखकर इस ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी ऑफिसर्स पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह टारगेट एक बेहद मुश्किल प्रॉब्लम है। चिसेहुआ आखिर कोई क्रूर अपराधी नहीं थी। जो लोग उसे पकड़ने आए थे, उन पर उसने जानलेवा वार नहीं किया। बेहद फिजिकल रिकवरी एबिलिटी वाले लुओसोंग को सिर्फ छाती में दर्द महसूस हुआ। उसने दाहिना हाथ जमीन पर टिकाकर पलटा खाया और तुरंत खड़ा हो गया। पैरों में ताक भरते ही वह एक छलांग में फिर से चिसेहुआ के सामने पहुंच गया और दोबारा हमला कर दिया। इस बार लुओसोंग ने पूरी ताकत झोंक दी। उसकी स्पीड अब सेकंड लेवल हाई स्टेज कल्टिवेटर के बराबर थी, लेकिन दोनों के बीच पावर गैप सच में बहुत बड़ा था। सेहुआ इधर उधर फिसलती रही और लुओसोंग के लगातार हमलों से बड़ी आसानी से बचती चली गई। फ्लावर बेड से उठ खड़े हुए तांगयान और काइडोंग की बाहें, जिनसे उन्होंने पहले हमला रोका था, दर्द से भर गई थीं। लालिमा और सूजन तेजी से फैल रही थी। जब उन्होंने देखा कि चिसेहुआ लुओसोंग के हमलों से ऐसे बच रही है जैसे उसे छेड़ रही हो, तो दोनों सन्न रह गए। आखिर लुओसोंग वेयरवुल्फ रूप में सेकंड लेवल हाई स्टेज प्रैक्टिशनर से टक्कर ले सकता था, और अब वह टारगेट को छू तक नहीं पा रहा था। इससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। हु हु, हर वार के साथ तेज हवा उठती थी। प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसी दिखने वाली चिसेहुआ विशाल वेयरवुल्फ बने लुओसोंग के सामने मानो एक नाजुक पौधा हो जो कभी भी टूट सकता हो। हमला और डॉज लगातार यही चलता रहा।
हर बार लुओसोंग को लगता कि वह बस पकड़ ही लेगा, लेकिन आखिरी पल में चिसेहुआ आसानी से बच निकलती। यह नजारा सच में पागल कर देने वाला था। हाँ, चिसेहुआ ने हल्की सी दहाड़ लगाई और पीछे की ओर छलांग लगाई, लुओसोंग के पंजे से बचते हुए। उसने शरीर झुकाया, स्क्वाट किया, फिर पैरों में जोर भरकर आगे की ओर चपटी। दाहिना हाथ अंदर की ओर मुड़ा और उसकी कोहनी पूरी ताकत से लुओसोंग की छाती पर जा लगी। धम! एक ही झटके में लुओसोंग फिर उठ गया। यह वार पिछले हमले से कहीं ज्यादा भारी था। 10 से ज्यादा मीटर दूर जाकर जमीन पर कई बार लुढ़कने के बाद वह रुका। उसके सीने में कई पसलियां टूट चुकी थीं। लुओसोंग को फिर से गिरते देख टांगयान और चाइडोंग ने बाहों के दर्द को सहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही सेकंड लेवल अर्ली स्टेज की ताकत रखते थे। चिसेहुआ के सामने वे बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। दो तेज आवाजें गूंजी, धम धम। टांगयान और चाइडोंग भी लुओसोंग की तरह फिर से उड़ा दिए गए। घेरा टूट चुका था। चिसेहुआ ने अब जरा भी देर नहीं की और सीधे पार्क से बाहर भाग निकली। टारगेट हमारी तरफ आ रहा है, सब लोग मेरे साथ चलो। सिक्योरिटी ऑफिसर कैप्टन जाओ ली ये देखते ही चिल्लाया और अपनी टीम को आगे बढ़ाया। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जानते थे कि इन्वेस्टिगेटर्स भी इस टारगेट के सामने टिक नहीं पाए। फिर भी वे बिना हिचकिचाए रास्ता रोकने आगे बढ़े। चीसेहुआ ने उन्हें देखा। उनमें सबसे ताकतवर भी फर्स्ट लेवल मिडिल स्टेज का था। बाकी ज्यादातर तो साधारण लोग थे, जिनके पास कोई कल्टिवेशन नहीं थी। ऐसे में उसने इन पर ज्यादा जोर नहीं डाला। उसके पैरों की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। वह भीड़ के बीच से बाएं दाएं चमकती हुई निकलती चली गई। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे रोक ही नहीं पाए। कुछ ही पलों में चीसे हुआ घेरा तोड़कर बाहर निकल चुकी थी। चंद छलांगों में वह पार्क से बाहर पहुंची और दूर की गली में गायब हो गई। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, जल्दी बताओ, टारगेट किस दिशा में भागा? जाओली ने कम्युनिकेटर निकालते हुए चिल्लाया। कैप्टन, टारगेट गली में घुसा और फिर गायब हो गया। लिंकर की आवाज आई, सर्च रेंज बढ़ाओ, आसपास की सड़कों की जांच करो। जाओली ने भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया। इस बीच जमीन से उठते हुए लुओसोंग को टांगयान ने देखा और पूछा, लुओसोंग, क्या तुम संभल सकते हो? एम्बुलेंस बुला दूं? कोई बात नहीं, बस कुछ हड्डियां टूटी हैं। एक रात आराम कर लूं तो ठीक हो जाऊंगा। लुओसोंग ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यह केस हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। हाँ, आज की लड़ाई के बाद टारगेट की ताकत कम से कम सेकंड लेवल हाई स्टेज है। यह अब हमारे लेवल का मामला नहीं रहा। लुओसोंग ने गंभीर स्वर में कहा, हमें यह बात तुरंत ब्यूरो को रिपोर्ट करनी होगी। टांगयान ने कहा, गहरी रात में एक 7 मंजिला इमारत की छत पर 3 लिटिल स्पैरोज और चीसेहुआ खड़े थे। वे दूर उस पार्क की ओर देख रहे थे, जहां थोड़ी देर पहले हल्की सी जंग छिड़ी थी। छू छुआ, अब आगे क्या करें? तीनों स्पैरोज ने एक साथ पूछा। अब आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने सोचा नहीं था कि एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान हम पर आ चुका है। आज जिन इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रैप लगाया था, वे अभी कमजोर थे। लेकिन आज की घटना की रिपोर्ट जरूर ऊपर जाएगी। एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत को देखते हुए अगली बार वे और ज्यादा ताकतवर लोग भेजेंगे। अगर थर्ड लेवल या उससे ऊपर की ताकत वाले आए, तो आज की तरह आसानी से बच निकलना मुश्किल होगा। सेहुआ ने शांति से विश्लेषण किया। चूचू, ये इंसान कितने अजीब हैं। हमने कोई बुरा काम नहीं किया, उल्टा बैड गाइज को सजा दी, फिर भी हमें पकड़ना चाहते हैं। स्पैरोज ने गुस्से में कहा, ये इंसानों का शहर है, उनके अपने बनाए हुए नियम हैं। जो हमें सही लगता है, जरूरी नहीं कि उनकी नजर में भी वही सही हो। छोड़ो, अब इस पर बात नहीं करेंगे। अभी समय है, चलो घर चलते हैं और टीवी देखते हैं। चूचू, ठीक है, टीवी देखेंगे, स्पैरोज खुशी से बोले। इसके बाद तीनों लिटिल स्पैरोज और चिएहुआ छत से उड़ान भरते हुए ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पिंगान गार्डन कम्युनिटी की ओर चले गए। रोंगचेंग में ईस्टर्न एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के अपने ऑफिस में काम कर रही हंशे को अचानक एक कॉल मिला। दूसरी तरफ से रिपोर्ट सुनने के बाद उसने कुछ निपटाई हुई फाइलें उठाई और शे यूरोंग के ऑफिस की ओर चल पड़ी। धम धम धम, दरवाजे पर नॉक हुई। फाइलें देख रही शीरोंग ने सिर उठाया और देखा कि हंशुए कुछ दस्तावेज लेकर अंदर आ रही है। डायरेक्टर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें मैंने प्रोसेस कर लिया है, कृपया साइन कर दीजिए। हंसे ने फाइलें शेयुरोंग के सामने रख दी। शेयुरोंग ने फाइलें उठाकर देखा। इनमें कुछ मामलों के नतीजे दर्ज थे। वह पेन उठाने ही वाली थी कि उसकी नजर हंसे पर पड़ी, जो अभी तक गई नहीं थी। तो उसने पूछा,
शाओशुए, क्या और भी कुछ रिपोर्ट करना है? डायरेक्टर, अभी अभी मुझे एक रिपोर्ट मिली है। आज हमारे ब्यूरो की एक न्यूकमर टीम वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक केस हैंडल करने गई थी। नतीजा यह हुआ कि वह टीम टारगेट से हार गई और टारगेट भाग निकला। न्यूकमर्स के हाथ से केस निकल जाना काफी रेयर है। क्या तुमने उनके लिए केस कुछ ज्यादा ही मुश्किल अरेंज कर दिया था? शी यूरोंग ने संदेह से पूछा। यह केस वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से ट्रांसफर होकर आया था। सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बयान के अनुसार टारगेट की ताकत शायद सेकंड स्टेज के अर्ली फेज के आसपास बताई गई थी। इस हिसाब से जिन 3 न्यूकमर्स को हमने भेजा था, उनके लिए यह केस काफी मैनेजेबल होना चाहिए था। लेकिन आज अरेस्ट के समय पता चला कि टारगेट की असली स्ट्रेंथ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की समझ से कहीं ज्यादा थी। उनकी बाद की एनालिसिस के अनुसार टारगेट की ताकत कम से कम सेकंड टियर हाई लेवल की है और सेकंड टियर पीक होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। हंशे ने विस्तार से रिपोर्ट दी। शाओ, इस केस की पूरी बैकग्राउंड मुझे डिटेल में बताओ। शेयुरोंग ने पेन रख दिया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा। टारगेट की ताकत अगर सेकंड टियर हाई लेवल तक पहुंच चुकी है, तो ये रोंगचेंग में कोई छोटा मामला नहीं था और उस पर ध्यान देना जरूरी था। इसके बाद हनशे ने चीसुआ से जुड़े पूरे मामले का खाका शेयुरोंग को समझाया। सब सुनने के बाद शेयुरोंग का एक्सप्रेशन गंभीर रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ हद तक नर्म भी पड़ गया, क्योंकि टारगेट ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे इनोसेंट नागरिकों को नुकसान पहुंचे। इतने सालों के अनुभव में ऐसे कई मामले सामने आए थे। शीरों को लगा कि इस केस का टारगेट शायद न्याय की भावना से भरा हुआ है और अपने हिसाब से सही काम करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर, आज हमारी अरेस्ट फेल रही। अब वह टारगेट और ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। क्या हमें इस केस के लिए और ज्यादा स्ट्रांग इन्वेस्टिगेटर्स भेजने चाहिए? हंशुए ने पूछा। शीरोंग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। हमारी ज्यादातर कॉम्बैट फोर्स जल्द ही फर्स्ट टाउन जाने वाली है। इस समय टारगेट को ढूंढने और पकड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त मैन पावर नहीं है। यह केस फिलहाल होल्ड पर रखा जाएगा। फर्स्ट टाउन से वापस आने के बाद फिर इसे डील करेंगे। जी, हंशुए ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके मन में भी यही विचार था। अब तक टारगेट की हरकतों का सीधा संबंध किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से नहीं था। कुछ मामलों में उसने सीमा जरूर पार की थी और इन्वेस्टिगेटर का इंटरवीन करना जरूरी था, लेकिन इस वक्त उससे भी ज्यादा अहम काम सामने थे। ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए इस केस को टालना ही सही था। वैसे शाओशुए, हमारे जाने के बाद 10 तारीख से पहले लिनफेई खुद तुमसे कांटेक्ट करेगा। तब तुम उसके लिए फर्स्ट टाउन की फ्लाइट अरेंज कर देना। शिरोंग ने कहा। लिनफे, क्या वह मेन टीम के साथ फर्स्ट टाउन नहीं जा रहा? हनशुए ने थोड़ी हैरानी से पूछा। नहीं, मैंने उससे थोड़ी देर पहले बात की थी। उसने कहा कि उसके पर्सनल काम बाकी हैं, उन्हें निपटाने के बाद ही वह फर्स्ट टाउन जाएगा। ओह, ठीक है। जैसे ही वह मुझसे मिलने आएगा, मैं तुरंत उसके लिए फ्लाइट अरेंज कर दूंगी। हनशुए ने सिर हिलाया। कचाक कचाक। लिनफे ने एक बड़े क्रैब का पंजा तोड़ा, खोल उतारकर चमकता हुआ क्रैब मीट विनेगर में डुबोया और मुंह में डाल लिया। उसके सामने बैठी जो युए एक फिपी श्रिम्प से जूझ रही थी। उसका खोल काफी सख्त होता है, इसलिए उंगलियों को कटने से बचाने के लिए वह बहुत सावधानी से उसे छील रही थी। ग्लुग ग्लुग, लिनफे ने सामने रखा गिलास उठाया, फैट हाउस हैप्पी वाटर का एक घूंट लिया और कहा, जो युए, मेरा पेट भर गया है। इसी वक्त जो यू ने आखिरकार पिपी श्रिम्प का खोल उतार लिया। बिना किसी सॉस के उसने सीधा श्रिम्प मीट मुंह में डाल लिया। खाना निगलने के बाद उसने रेस्टोरेंट द्वारा दिए गए वेट टॉवल से हाथ पोंछे और बोली, मैं भी भर गई हूं। आज तो ऐसा हुआ कि हमने ऑर्डर किया हुआ खाना भी पूरा नहीं खाया। यह तो काफी रेयर है। लिनफे ने टेबल पर बचे क्रैब, श्रिम्प, स्क्विड और दूसरे सी फूड की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऑर्डर करते समय मुझे अंदाजा नहीं था कि यहां पोर्शन इतने बड़े देंगे। न खत्म हो पाना नॉर्मल है। जोयू ने हल्की सी हूं की आवाज निकाली और वेटर को बिल के लिए इशारा किया। उसने मोबाइल से पेमेंट कर दी और वेटर से कहा बचे हुए सी फूड को पैक करके दे दे। कुछ देर बाद लिनफे और जोयू सी फूड रेस्टोरेंट से बाहर निकले। समय देखा तो लगभग 1 घंटा हो चुका था और अब थोड़ी ही देर में रात के 8 बजने वाले थे। खाने पीने के बादले का पहला ख्याल घर जाकर सोफे पर लेटकर आराम करने का था, लेकिन उसे पता था कि जोयू इससे सहमत नहीं होगी। लिनफे शॉपिंग पर जाना बिल्कुल नहीं चाहता था,
इसलिए उसने पहले ही चलते चलते कहा, जो पहले ही बता देता हूं, शॉपिंग वगैरह मत बोलना। अगर अभी घर नहीं जाना है तो कहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। इश, बैठकर आराम करना कितना बोरिंग है। ऐसा करते हैं, बीच चलते हैं। समुद्र की हवा में टहलना अच्छा रहेगा और खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। बीच, वो तो ठीक है। लिनफे ने मन में सोचा कि जब तक शॉपिंग नहीं है सब मंजूर है, और तुरंत हामी भर दी। इसके बाद लिनफे जोयो को लेकर पास की एक सुनसान जगह पर पहुंचा और सीधे स्पेस टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफी समय बाद एक बार फिर याचेंग के सी साइड की ओर चला गया। गर्मी आ चुकी थी और समुद्र किनारे का बेदिंग बीच कई टूरिस्ट्स की पहली पसंद बन चुका था। जब लिनफे और जोयो याचेंग के बीच पर पहुंचे तो वहां की भीड़ देखकर उन्हें साफ महसूस हुआ कि लोग समुद्र को कितना पसंद करते हैं। लिनफे, चलो हम भी समुद्र में तैरने चलते हैं। जोयो ने देखा कि कितने लोग खुशी खुशी पानी में उतर रहे हैं और उसका मन भी मचल गया। तुम स्विमसूट लाई ही नहीं हो, फिर स्विमिंग कैसे करोगी? लेने कहा। मैं लाई हूं। जो शॉपिंग बैग मैंने पहले तुम्हें पकड़ाने को कहा था, उसमें मेरा नया खरीदा हुआ स्विमसूट है, जोयो ने जवाब दिया। सच में? इस पर लिनफे ने ध्यान ही नहीं दिया। लिनफे ने याद करते हुए कहा। फिर उसने अपना डिमेंशन स्पेस खोला और वह शॉपिंग बैग निकाल लिया जिसे पहले जोयुए ने उसे संभाल कर रखने को दिया था। जोयो ने बैग लिया और अंदर हाथ डालकर उलट पलट की। बैग के बिल्कुल नीचे से एक छोटा काला पाउच निकला। वह मुस्कुराई और लिनफे से बोली, यही है। लिनफे ने सिर हिलाया, फिर बैग्स को दोबारा रख दिया। इसके बाद वह और जोयो पास ही बने लॉकर रूम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर दोनों ने अलग अलग अपने स्विमसूट्स बदले। लिनफे बाहर आया और विमेन्स लॉकर रूम के सामने जोये का इंतजार करने लगा। इसी समय लड़कियों का एक समूह वहां आया, स्विमसूट्स बदलकर लॉकर रूम से बाहर निकला। उन्होंने वन पीस स्विमसूट्स पहने हुए थे, शरीर पतला और संतुलित, त्वचा उजली। लिनफे ने बस एक नजर अप्रिसिएशन के साथ देखी, लेकिन उसके मन में कोई विशेष हलचल नहीं हुई। कुछ देर बाद जब जोयू लॉकर रूम से बाहर आई तो लिनफे ने सोचा था कि वह कोई काफी सादा आउटफिट पहनेगी, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत उसने स्प्लिट स्विमसूट पहन रखा था। चाहे बॉडी कर्व्स हो या हर छोटा बड़ा हिस्सा, सब कुछ इतना संतुलित और सुंदर था कि किसी भी सामान्य पुरुष का दिल डगमगा जाए। लिनफे की याद में काफी समय हो गया था जब जोयू ने ऐसा स्विमसूट पहना था। इतनी बेहतरीन फिगर को अचानक सामने देखकर थोड़ी सी बेचैनी महसूस होना स्वाभाविक था। जोयू फूल सी मुस्कुराती हुई लिनफे के पास आई, जो पल भर के लिए ठिठक गया था। उसने उसके सामने बाहें फैलाई, घूमकर पूछा, लिनफे, मेरा नया स्विमसूट कैसा लग रहा है? लिनफे ने हल्की सी हूं की। जोयू ने असंतोष से पूछा, इस हूं का क्या मतलब है? साफ साफ बताओ, कैसा लग रहा है? लिनफे ने नजरें जोयू से हटाकर दूर समुद्र की ओर देखी और कहा, अच्छा लग रहा है। बस अच्छा? मुझे तो लगा था तुम कहोगे बहुत अच्छा। जोई ये सुनकर मुस्कुराई, उसकी आंखें चांद की तरह मुड़ गई। तुम सच में परेशान करती हो। लिनफे ने मन ही मन हार्ट क्लियरिंग मंत्र दोहराया, फिर मुड़कर समुद्र की ओर चल पड़ा। चलो, मैं पहले तैरने जा रहा हूं। अरे, साफ साफ बताओ, मैं कहां परेशान करती हूं? जोई ने देखा कि लिनफे मुड़कर चला गया, तो वह जल्दी जल्दी उसके पीछे चल पड़ी और उसके साथ साथ बात करती रही। जून के महीने में यचेंग का तापमान कम नहीं होता, लेकिन रात में ठंडक बढ़ जाती है। समुद्र की हवा शरीर को और भी ठंडा महसूस कराती है। बीच पर 10 मीटर से भी ऊंचे स्ट्रीट लाइट जैसे कई लाइटिंग फैसिलिटीज लगी थी, इसलिए रोशनी काफी थी। जब तक समुद्र में बहुत दूर तक न जाया जाए, अंधेरा महसूस नहीं होता। छपाक, एक आकृति आगे की ओर उछली और सिर के बल समुद्र में डुबकी लगा दी। समुद्र का पानी न ज्यादा ठंडा था न गर्म, बस बिल्कुल ठीक। लिनफे ने पानी में 2 बार हाथ पैर मारे और बीच पर खड़ी जोये से कहा, पहले वार्म अप कर लो, फिर पानी में आना। पानी के अंदर बहुत आरामदायक लग रहा है। लिनफे, तुम मेरे साथ वार्म अप क्यों नहीं करते? मुझे अकेला छोड़कर ऐसे सीधे पानी में चले जाना थोड़ा अजीब लगता है। जोयो हल्के हल्के वार्म अप करते हुए शिकायत करने लगी। मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लिनफे मुस्कुराया और फिर दोबारा समुद्र में डुबकी लगा दी। बीच पर कुछ पुरुष जो तैरने के लिए तैयार हो रहे थे, जोयो को वार्म अप करते देखकर अलग अलग बहाने बनाकर समुद्र में उतरने में देर करने लगे। उनकी नजरें बार बार चोरी छिपे जोयो की ओर चली जाती।
हूं। वार्म अप पूरा कर जोयू ने गहरी सांस छोड़ी, फिर उस जगह की ओर चली जहां लिनफेई गायब हुआ था। उसने पैरों में जोर लगाया, 2-3 कदम आगे बढ़ी और छलांग लगाकर पानी में उतर गई। उसकी पतली काया पानी में समा गई और सफेद छींटे उछल पड़े। जब आसपास के लोगों ने देखा कि सुंदर दृश्य गायब हो गया, तो हल्की सी निराशा के साथ वे भी अपने साथियों के साथ तैरने चले गए। पानी में उतरने के बाद जोयू कुछ देर नीचे रही, फिर सतह पर आ गई। शायद तापमान के अंतर के कारण पानी से बाहर आते ही उसके चेहरे पर राहत झलकने लगी। उसकी आंखें हल्की सी मूंद गई, जैसे ये एहसास बहुत सुखद हो। पता नहीं लिनफे कहां चला गया। हर बार यही करता है, समुद्र में उतरते ही अपने में ही मस्त हो जाता है। जोयो ने चारों ओर देखा, लेकिन लिनफे कहीं नजर नहीं आया। छपाक! अचानक जोयो के पीछे से एक आकृति पानी से उभरी। वह चौंक गई और तुरंत सतर्क होकर मुड़ी। पर जैसे ही उसने परिचित चेहरा देखा, उसका तनाव पल भर में ढीला पड़ गया। वह बोली, लिनफे, ये क्या कर रहे हो? रात में ऐसे डराना बहुत डरावना लगता है। मैंने समुद्र की तलहटी में कुछ रोचक चीजें देखी हैं। देखना चाहोगी? लिनफे ने चेहरे से पानी पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा। रोचक चीजें? जल्दी दिखाओ। जोयो की जिज्ञासा जाग उठी। लिनफे ने दाहिना हाथ बगल में फैलाया। जोयो की उत्सुक नजरों के सामने उसने हथेली ऊपर की ओर कर दी। कुछ ही पलों बाद एक जोरदार आवाज के साथ लगभग 1 मीटर व्यास का पानी का गोला समुद्र से ऊपर उठा और हवा में स्थिर हो गया। लिनफे ने उस पानी के गोले में मौजूद समुद्री जीवों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यही है। पानी के गोले के भीतर 5 छोटी समुद्री मछलियां थीं, जिनकी लंबाई लगभग 6 या 7 सेंटीमीटर थी। लिनफे उनके नाम नहीं जानता था। इस समय उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वे किसी मुसीबत में हैं। वे अब भी उसी पानी के गोले में बेफिक्री से तैर रही थी। बस इतना ही। जोयो ने लिनफे को एक तिरछी नजर से देखा। ये तो साधारण समुद्री मछलियां हैं। जल्दी मत करो, अभी अंतर दिखाता हूं। वे मुस्कुराया। अंतर? जोयो ने संदेह से उसकी ओर देखा। उसने देखा कि लिनफे के दाहिने हाथ में स्पिरिचुअल लाइट उभरने लगी। धीरे धीरे कबूतर के अंडे के आकार का एक साइचिक लाइट क्लस्टर बन गया। जोयो, मेरी हथेली की रोशनी मत देखो, पानी के गोले में मछलियों को देखो। लिनफे ने याद दिलाया। ओह। जोयो ने सिर उठाया और पानी के गोले की ओर देखा। तभी उसने देखा कि साधारण सी दिखने वाली मछलियों के शरीर से हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी थी। ये ने आश्चर्य से चमकती मछलियों को देखा। हाँ, ये चमक रही हैं। अब तुम्हें भी कुछ अलग महसूस हो रहा है, हैं? लिनफे मुस्कुराया। जोयो ने सिर हिलाया और पूछा, इन मछलियों के साथ क्या हो रहा है? ये चमक क्यों रही है? मैं साइकिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्चर नहीं हूं। मुझसे ये सवाल पूछोगी तो मुझे कैसे पता होगा? लिनफे ने सिर हिलाकर कहा। फिर भी ये बहुत सुंदर लग रही है, जैसे छोटी छोटी चमकती हुई बल्ब्स। जोयो ने पानी के गोले में तैरती मछलियों को देखते हुए कहा। लिनफे ने हाथ चटका। उसकी हथेली में बना साइकिक लाइट क्लस्टर तुरंत गायब हो गया और पानी के गोले में मौजूद समुद्री मछलियों की चमक भी बुझ गई। लिनफे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी ठीक से देखा भी नहीं था। जोयो ने देखा कि मछलियां अब नहीं चमक रहीं, तो वह तुरंत लिनफे की ओर मुड़ी। तुम भी तो साइकिक लाइट क्लस्टर बना सकती हो। खुद ट्राई करके देख लो। लिनफे ने मुस्कुराते हुए कहा। जोयो ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और हथेली में रोशनी जमा करने लगी। समुद्र की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी और उन पर तैर रहे लोग भी उनके साथ हिल रहे थे। पास ही समूह में तैर रहे कुछ पर्यटकों ने दूर हल्की सुनहरी रोशनी देखी। जिज्ञासा में वे उस दिशा में तैरने लगे। जैसे जैसे जोयो की हथेली में साइकिक एनर्जी सघन होती गई, उसके सामने पानी के गोले में मौजूद समुद्री मछलियां फिर से चमक उठी। जब उसने अपनी चमकती हथेली को पानी के गोले के पास लाया, तो वे मछलियां अपने आप उसकी हथेली की ओर झुकने लगीं। लिनफे, जल्दी देखो, ये मछलियां सच में मेरे हाथ के साथ साथ हिल रही हैं। जोयू ने हाथ हिलाते हुए आश्चर्य से कहा। ये समुद्री मछलियां साइकिक एनर्जी के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। मुझे लगता है कि आगे चलकर समुद्र में ऐसी मछलियां और भी ज्यादा दिखाई देंगी। लिनफे ने मुस्कुराकर कहा, तब तो बहुत मजेदार होगा। सोचो, अगर कोई गहराई में गोता लगाए और अपनी साइकिक एनर्जी बाहर निकाले, तो समुद्र की मछलियां उसे महसूस करके एक साथ चमक उठे। वो दृश्य कितना सुंदर होगा। जोयू ने भविष्य की कल्पना करते हुए कहा। हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ तो नजारा वाकई शानदार होगा।
लिनफे ने हंसते हुए कहा। उसी समय उसे दूर से आवाजें सुनाई दी और कई फर्स्ट लेवल साइकिक फ्लक्चुएशंस का भी आभास हुआ। लिनफे, क्या हुआ? जो यू, जो पानी के गोले में चमकती मछलियों से खेल रही थी, ने उसे दूर देखते हुए पूछा। कुछ लोग इस तरफ तैरते हुए आ रहे हैं। शायद यहां दिखाई दी रोशनी ने उन्हें आकर्षित कर लिया। लिनफे ने अंदाजा लगाया। अगर ऐसा है तो मैं अब नहीं खेलूंगी, जोयू ने कहा और तुरंत अपनी हथेली की सारी रोशनी बुझा दी। पानी के गोले में मौजूद मछलियों की चमक भी साथ साथ गायब हो गई। मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां मैंने अभी अभी इन्हें पाया था। वहां ऐसी बहुत सी मछलियां हैं। लिनफे ने पानी के गोले से मछलियों को छोड़ते हुए कहा। ठीक है। जोयो मुस्कुराई और लिनफे के साथ समुद्र की ओर तैरने लगी। उनके जाने के बाद जो तैराक उस रोशनी के पीछे आए थे, उन्होंने देखा कि रोशनी गायब हो चुकी है। उन्होंने रुचि खो दी और वापस तैरने लगे। छप छप, लिनफे दोनों हाथों से तैरते हुए आगे बढ़ रहा था। जोयो उसे लगभग 5-6 मीटर पीछे थी। कुछ ही समय में वे दोनों 2-3 किलोमीटर तक तैर चुके थे। अब जोयो को अपनी शारीरिक क्षमता पर थोड़ा दबाव महसूस होने लगा। लिनफे, जिस जगह की तुम बात कर रहे हो, वो अभी कितनी दूर है? थकी हुई जोयो हाफते हुए आगे चिल्लाई। बस थोड़ी ही दूर है और 2 किलोमीटर तैर लो। लिनफे ने पीछे जवाब दिया। अभी 2 किलोमीटर? इतना दूर? मैं और नहीं तैर सकती, जोयो ने कहा। यह सुनते ही लिनफे रुक गया, मुड़ा और जोयो की ओर तैर आया। इतनी दूरी तैरने के बाद ही जवाब दे गई। तुम तो सेकंड लेवल अर्ली स्टेज की कल्टीवेटर हो। ये एंडोरेंस तो बहुत कमजोर है। आओ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें खींचकर ले चलता हूं। लिनफे ने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ये मेरी असली हालत नहीं है। मैं आमतौर पर इतना तेज नहीं तैरती। आज ज्यादा खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। जोयो ने अपनी सफाई दी और बायां हाथ बढ़ाकर लिनफे का हाथ पकड़ लिया। लिनफे मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे तैरने लगा। लिनफे के सहारे जोयो की काफी ऊर्जा बचने लगी। कुछ देर बाद वे और आगे तैरे और फिर रुक गए। लिनफे, क्या हम पहुंच गए? जोयो ने पूछा। लिनफे ने चारों ओर ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ, यही है। अब क्या हम समुद्र में नीचे गोता लगाएंगे? जोयो ने पूछा। नहीं, अभी दिखाता हूं। लिनफे ने जोयो का हाथ छोड़ा और दोनों हाथ एक साथ आगे बढ़ाए। उसके हाथों से रोशनी फूट पड़ी और सिर्फ 4-5 सेकंड में लगभग 1 मीटर व्यास का साइकिक लाइट क्लस्टर बन गया। जोयो उस हल्की सुनहरी रोशनी को हैरानी से देखने लगी। जिज्ञासा में उसने दाहिना हाथ बढ़ाया और उस लाइट क्लस्टर को छूने की कोशिश की। उसका हाथ सीधे उस रोशनी के आर पार निकल गया। तुम क्या कर रही हो? लिनफे ने पूछा। बस देख रही हूं कि तुम्हारी ये चीज सॉलिड है या नहीं, जोयो हंसते हुए बोली। लिनफे ने उसे मूर्ख सी नजर से देखा। जोयो ने सोचा कि वह तो सिर्फ पिंग पोंग गेंद जितना लाइट क्लस्टर बना पाती है। फिर उसने पूछा, लिनफे, तुम्हारा बनाया हुआ लाइट क्लस्टर इतना बड़ा है, क्या मैं भी कभी तुम्हारे जैसा इतना बड़ा बना पाऊंगी? लिनफे ने गंभीरता से जवाब दिया, जोये, तुम्हारी कल्टीवेशन टैलेंट और 3 दिन मछली पकड़ना, 2 दिन जाल सुखाना वाली प्रैक्टिस एटीट्यूड के साथ, मुझे लगता है कि तुम्हारे अगले जन्म में शायद तुम्हें मेरे जितना बड़ा साइकिक लाइट क्लस्टर बनाने का मौका मिल जाए। तुम अगले जन्म की बात कर रहे हो? ऐसे दिल दुखाते हैं क्या? जोयो शर्म और गुस्से में लिनफे की बांह चुटकी काट ली। लिनफे ने दर्द से सांस खींची, होंठ टेढ़े किए और बोला, बस करो, मछलियां आ रही हैं। कहाँ? यह सुनते ही जोयो रुक गई। काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी और थोड़ी थकी हुई लिनफे के पास तैरती रही। वह एक हाथ से उसकी बांह पकड़कर उस पर टिक गई, जिससे उसकी ताकत बच रही थी। अरे! लिनफे ने उसे अलग करने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन जोयो की घूरती नजर देखकर चुप हो गया। छप! चारों दिशाओं से पानी की हलचल की आवाज आने लगी। आज की शांत रात में यह आवाज बेहद साफ सुनाई दे रही थी। इतनी सारी मछलियां! जोयो ने आश्चर्य से कहा। मैं तो बस ट्राई कर रहा था। इतनी सारी मछलियां कैसे खिंची चली आ गई? लिनफे भी सामने के दृश्य से चकित था। आज रात चांदनी काफी मध्यम थी। बीच की लाइटिंग सिर्फ किनारे के पास के समुद्र को रोशन कर पा रही थी। दूर का समुद्र अंधेरा और डरावना लग रहा था। लेकिन इसी अंधेरे समुद्र में इस समय अनगिनत रोशनी के बिंदु उभर आए। समय के साथ ये बिंदु और बढ़ते गए। कुछ ही देर में अंधेरे समुद्र का एक विशाल इलाका असंख्य चमकते बिंदुओं से जगमगा उठा।